गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CA राकेश शर्मा और मैं आपको आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को चालू करने से पहले, इसके प्रोविजंस को समझने से पहले अपने को कुछ इम्पोर्टेंट बातें अपने को जान लेनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या सेक्शंस हैं, पहले क्या हुआ करता था, उसके बाद में कौन कौन सी सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हट गई और बाकी सारी चीज़ें अपने को देख लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब था। 1 सितंबर 1872 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो 1 से लेके 75 तक जो सेक्शंस है वो बात करती है जनरल प्रोविजंस की, जनरल प्रोविजंस की बातें करती है। उसके बाद में 76 से 123 जो सेक्शंस हैं वो बातें करती थी सेल ऑफ गुड्स के बारे में। उसके बाद में 124 से लेके 147 तक ये बातें करती थी इंडेमनिटी एंड गारंटी की बातें करती थी। इसके बाद में 148 से 181 तक बातें होती थी बेलमेंट और प्लेज के बारे में बातें होती है। 182 से 238 तक बातें होती है एजेंसी की और 239 से लेके 266 तक बातें होती है पार्टनरशिप की। ठीक है, अब ये एक्ट आया था 1872 में और ये बहुत बड़ा एक्ट हो गया था। जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, बहुत सी चीजें इसमें क्या होती गई, बहुत केस क्लोज होते गए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बहुत बड़ा अपने आप में हो गया। तो 1930 में ब्रिटिशर्स ने एक चीज सोची कि यार इसमें से कुछ प्रोविजंस में अपन सेपरेट एक्ट ले आते हैं ताकि इसके प्रोविजंस को कम किया जा सके, प्लस जो स्पेसिफिक रूल्स हैं वो स्पेसिफिक केसेस में ही लगे। तो 1930 के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक न्यू एक्ट लेके आ गए। न्यू एक्ट लेके आ गए जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसमें क्या किया गया, इसमें गुड्स से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनकी बातें की गई। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या सोचा कि कुछ चीजें अपन और हटाएं। तो 1932 के अंदर पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सेपरेट कर दिया गया और एक नया एक्ट लाया गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी CA फाउंडेशन के अंदर ही पढ़ते हैं और पार्टनरशिप एक्ट भी हम CA फाउंडेशन के अंदर ही पढ़ते हैं। तो जो 1 से लेके जो 75 तक जो सेक्शंस हैं उनको बोला जाता है जनरल प्रोविजंस, और ये जो सेक्शंस हैं इनको बोला जाता है स्पेसिफिक प्रोविजंस। इनको बोला जाता है स्पेसिफिक प्रोविजंस। ये सिर्फ बातें करती है जो स्पेसिफिक केसेस हैं, सिर्फ उन्हीं की बातें ये करती है। तो ये सब चीजें हमने समझ ली, कौन कौन सी सेक्शंस हम कवर करेंगे वो चीजें हमको पता चल गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या चीजें थी और आज के दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीज हमने समझ ली। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। सेक्शन 2H में क्या बोला गया, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। मैं देखता हूं इस सेक्शन को अपन कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दो चीजें बोली गई है, एक है एग्रीमेंट, दूसरा बोला गया है एनफोर्सेबल। दो चीजें इसके अंदर बोली गई है। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होनी जरूरी है, फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट एंड द सेकंड वन इज एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है, तो अगर मैं एग्रीमेंट की बात करूं,
या फिर मैं इसको पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर दूं सेक्शन को, तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले होता है ऑफर। सबसे पहले होता है ऑफर। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो वो बन जाता है प्रॉमिस। एक्सेप्ट जब ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मेरे पास एक लैपटॉप है, क्या आप इसको खरीदोगे? तो इसको बोला जाता है ऑफर। मैंने आपको क्या किया है? एक ऑफर दिया है। अगर आपने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, आप सिग्निफाई कर दिया, यस आई एम रेडी टू परचेज योर लैपटॉप, तो आपने क्या कर दिया? मेरे ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब ये क्या बन गया है? अब ये बन चुका है प्रॉमिस। तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है, तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो अगर मैं प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड कर दूं, अगर मैं ऑफर में कंसीडरेशन को ऐड कर देता हूं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एग्रीमेंट। तो एक चीज तो सर हमको समझ में आ गई, एग्रीमेंट कहां से आया? ये बन गया है अपना एग्रीमेंट। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। सर व्हाट इज कंसीडरेशन? कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। अगर मैंने आपको कोई चीज दिया तो बदले में आपको भी मुझे कोई चीज देनी पड़ेगी। मैंने बोला ये लैपटॉप मेरा 40,000 में खरीदोगे क्या? तो मैं आपको क्या दूंगा? आपको लैपटॉप दूंगा, आप मुझे क्या दोगे? 40,000 दोगे। तो ये क्या है? कंसीडरेशन है। मैंने आपको लैपटॉप दिया, आपने मुझे 40,000 दिए। तो एग्रीमेंट को मैं क्या बोल सकता हूं? एग्रीमेंट क्या है? यहां से देख लेते हैं। जब एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, वो प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन फॉर्म करते हैं उसी को ही एग्रीमेंट बोला जाता है। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब एग्रीमेंट के अंदर मैं एनफोर्सेबिलिटी जोड़ दूं। अगर एग्रीमेंट को मैं एनफोर्सेबल बना दूं तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर एग्रीमेंट को मैं अगर ऑन एनफोर्सेबल कर दूं तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। सर एनफोर्सेबल मतलब क्या होता है? एनफोर्सेबल मतलब होता है जिसको ऐसी चीजें जो आपको लीगल ऑब्लिगेशन या सामने वाले को लीगल ऑब्लिगेशन में डालती है उसको बोला जाता है एनफोर्सेबल। सर एक बात हमारे समझ में आ गई, एग्रीमेंट को लेके कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, बट कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने किया है तो कोर्ट में जाया जा सकता है, हम लीगल केस फाइल कर सकते हैं। तो सर एक चीज ये समझ में आई, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, या मैं बोलूं all agreements are not contract. All agreements are contract. क्या मैं सही हूं? No, I am not correct. सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे जिसमें एनफोर्सेबिलिटी होगी। द एग्रीमेंट विच कंटेन्स एनफोर्सेबिलिटी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सर एक चीज तो बोल सकता हूं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? एग्रीमेंट्स होते हैं। यस, दिस इज करेक्ट। देन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। यस, दिस इज करेक्ट। ओके सर, तो बात हमारे क्या समझ में आई कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एनी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें दो बातें जरूरी है। पहला क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरा
एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। एग्रीमेंट हमने देखा, एग्रीमेंट क्या होता है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन देते हैं उसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। और हमने प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस मैंने बोला जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। मींस क्या सर, जब जिसको ऑफर दिया गया है वो अपनी एक्सेंट को सिग्निफाई कर दे। जो पर्सन है, व्हेन द पर्सन whom द प्रपोजल इज मेड, ऐसा व्यक्ति जिसको प्रपोजल दिया गया है उसने अपनी सिग्निफाई कर दी एसेंट को कि यस आई एम रेडी टू टेक दिस ऑफर, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वो ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपका ऑफर को सिग्निफाई कर दिया अपनी एसेंट की यस आई एम रेडी टू टेक दिस ऑफर, दैट मीन्स वो क्या हो गया, वो ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। अब वो क्या बन चुका है, प्रॉमिस बन चुका है। ओके सर, दैट मीन्स एग्रीमेंट को क्या बोल सकता हूं, ऑफर प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा और कंसिडरेशन बन जाएगा, दैट मीन्स इनको मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज प्रॉमिस। दैट मीन्स क्या हो सकता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, दैट मीन्स इट इज एग्रीमेंट। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मीन्स a contract must give rise to legal obligation। ओके, कि आप उस चीज को लेके कोर्ट में जा सकते हो, उसको बोला जाता है एनफोर्सेबिलिटी। ओके ओके सर, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एग्री करता है, ए एग्री करता है अपनी गाड़ी बेचने के लिए बी को। ए ने बोला मैं अपनी गाड़ी आपको बेच दूंगा, बी ने बोल दिया ओके नो प्रॉब्लम। तो अब ए का क्या है, ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी। ए की ऑब्लिगेशन क्या है, बी को कार देनी पड़ेगी, और बी की ऑब्लिगेशन क्या है, 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, यस इट इज कॉन्ट्रैक्ट। A will receive $2 lakhs and B will receive कार। अगर इस केस में एक भी पार्टी ने कोई भी प्रॉब्लम करी तो कोई भी एक पार्टी क्या कर सकती है, एक दूसरे पे केस फाइल कर सकती है। ए के पास राइट क्या है, 2 लाख रुपए लेने का, बी के पास राइट क्या है, कार को रिसीव करने का। ठीक है, अगर ए ने 2 लाख रुपए ले लिए फिर भी कार नहीं दी, बी कैन गो इन कोर्ट एंड सू ए। अगर ए को पैसे नहीं मिले और बी ने कार ले ली, ए उस पर क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। ओके